दूसरा दिन मैंने मकान के अंदर ही बैठकर गुजार दिया। आटा दाल चावल वहाँ मौजूद थे। खुद ही चावल पकाए, दाल पकाई और खा ली। चाय भी बनाकर पीता रहा। धमाका खेज महलूल की शीशी मैंने संभाल कर रख ली थी। शाम का अंधेरा पूरी तरह छा गया हुआ था कि प्रोफेसर जमशेद आ गया। वो मेरे लिए खद्दर का गेरुए रंग का लंबा कुर्ता, उसी रंग की धोती और काले मनकों की 3-4 मालाएं और एक लंबे बालों वाली विग साथ लाया था। प्लास्टिक की एक थैली में राख और सिंदूर भी लाया था। मैंने पतलून कमीज उतार कर साधुओं वाला लिबास पहन लिया। मुंह पर गर्दन तक राख मलकर सर पर लंबे बालों की विग लगा ली और माथे पर साधुओं की तरह सिंदूर की 3-4 लकीरें खींच ली। 600-625 रुपए की इंडियन करेंसी वाले नोट मैंने कपड़े में लपेटकर कमर के साथ बांध लिए। पाँव में कुछ न पहना, 3 मालाएं गर्दन में डाल ली। एक मोटे मनकों वाली माला हाथ में पकड़ ली। प्रोफेसर जमशेद ने कोने में फर्श पर मोमबत्ती जला दी थी। उसने मुझे छोटा सा आईना देकर कहा, अब अपनी शक्ल देखो, तुम पहले से बहुत बदल गए हो। मैंने आईने में देखा, वाकई मैं पहचाना नहीं जा रहा था। प्रोफेसर कहने लगा, अब तुम ट्रेन में सफर करना। ट्रेन में एक तो रास्ते में ज्यादा चेकिंग का खतरा नहीं होता, दूसरे ट्रेन में एक बार बैठ गए तो सीधा जम्मू पहुंचकर ही उतरोगे। लारी बस में गए तो रास्ते में चेकिंग का भी खतरा है और तुम्हें कई बसें बदलनी पड़ेंगी। रात हो गई है, अब निकल जाओ। याद रखना, जम्मू पहुंचकर वहां से सीधा श्रीनगर की तरफ निकल जाना और कमांडो शेरवान से जाकर मुलाकात करना। वो तुम्हें नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर की तरफ गाइड करेगा, जहां गुलखान को किसी टॉर्चर सेल में रखा गया है। मैंने खिड़की में से एक निगाह बाहर डाली। बाहर अंधेरा काफी हो गया था। प्रोफेसर जमशेद ने मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, तुम पहले जाओगे, मैं तुम्हारे कुछ देर बाद यहाँ से निकलूंगा। मैंने प्रोफेसर को खुदा हाफिज कहा और सीढ़ियां उतर गया। मकान के दरवाजे की चटखनी खोली और बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने बस्ती निजामुद्दीन औलिया वाले चौक की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक अरसे के बाद जमीन पर नंगे पांव चल रहा था। सड़क के रोड़े चुभने लगे, मगर मैं चलता गया, क्योंकि साधु लोग जोगी वगैरह जूते नहीं पहनते। चौक वाली सड़क पर काफी रोशनी थी। मैंने अपना रुख रेलवे स्टेशन की तरफ कर दिया। प्रोफेसर जमशेद ने मुझे बता दिया था कि जम्मू वाली गाड़ी शुरू रात ही में दिल्ली स्टेशन से छूटती है। एक गाड़ी सुबह जाती थी। चौक से जरा आगे मोड़ पर कुछ खाली रिक्शे खड़े थे। ये मोटर रिक्शे थे। मैं एक खाली रिक्शे में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बच्चा साधु संतों को रेलवे स्टेशन पहुंचा दे। साधु संतों का इंडिया में हर जगह बेहद एहतराम किया जाता है। इस एहतराम में खौफ का अंसर भी ज्यादा होता है कि कहीं साधु महाराज कोई बद्दुआ न दे दे। इंडिया के हिंदुओं का अकीदा है कि साधु की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। कोई साधु अगर श्राप यानी बद्दुआ दे दे तो वो पूरी होकर रहती है। रक्षा ड्राइवर ने फौरन कहा, जो आ गया महाराज, और रक्षा दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ हवा से बातें करने लगा। मैंने स्टेशन पर पहुंचकर रक्षा ड्राइवर से यूं ही पूछा, क्या किराया बनता है बच्चा? मुझे मालूम था कि वो पैसे नहीं लेगा और ऐसा ही हुआ। मैं स्टेशन की लॉबी की तरफ साधुओं वाली मस्त चाल के साथ चल दिया। मेरे बाएं हाथ में मोटे मनकों की माला थी, जिसे मैं आहिस्ता आहिस्ता फेर रहा था। मैंने जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश न की, क्योंकि इस तरह मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता और पुलिस की नजरों में आ सकता था। बस आम साधु की तरह कदम कदम चलता लॉबी में आ गया। लॉबी में मुसाफिरों की काफी रौनक थी। ये मुझे मालूम था कि इंडिया की रेलवे ट्रेनों में जोगी सन्यासियों और नाबीनाओं को टिकट लेने की जरूरत नहीं होती। वो जहाँ चाहे रेल में बगैर टिकट सफर कर सकते हैं। गेट पर टिकट बाबू मौजूद था। मैं चेहरे पर साधुओं वाली मुस्कुराहट तारी किए शेरा वाली का हल्की आवाज में नारा लगाता उसके करीब से गुजर गया। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मुसाफिर नहीं थे। सामने वाले प्लेटफॉर्म पर काफी रश था, मगर कोई ट्रेन खड़ी नहीं थी। मैंने सामने से आते हुए एक कुली को रोककर पूछा, बच्चा, माता शेरावाली के जम्मू शहर को कौन सी रेलगाड़ी जाती है? कुली ने सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करके कहा, महाराज, इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी चलेगी, यही कोई 1-8 घंटे बाद। तेरा कल्याण हो बच्चा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने भरपूर मगर खुफिया निगाहों से जायजा लिया। वहाँ रेलवे पुलिस के 4-5 सिपाही इधर उधर खड़े थे। जम्मू तवी जाने वाली गाड़ी पर सिक्योरिटी और चेकिंग ज्यादा होती थी। मैं लोगों की नजरों में आने के ख्याल से एक तरफ होकर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही बैठने लगा तो एक आदमी ने बेंच पर अपनी सीट खाली करते हुए कहा, महाराज यहाँ बैठिए, जमीन पर क्यों बैठते हैं? मैंने कहा, बच्चा, आखिर को इस तन ने मिट्टी में ही समाना है, राख बनकर उड़ जाना है। साथ ही मैं बेंच पर बैठ गया। मैंने अब ऐसी अदाकारी शुरू कर दी कि सचमुच का साधु लगूं। मैंने उस आदमी से कहा, बच्चा, साधु संत को सिगरेट तंबाकू लाकर पिला। महाराज, कौन सा सिगरेट लाऊं? जैसा दिल करे बच्चा, ले आ। साधुओं को स्वाद से क्या काम, बस जरा मुंह कड़वा करना है। मुझे मालूम था वो आला क्वालिटी का सिगरेट लाएगा, चुनाचे वो आला सिगरेट ही लाया। मगर इंडिया का आला क्वालिटी का सिगरेट पाकिस्तान के सिगरेटों का मुकाबला नहीं करता। इंडिया के लोग पाकिस्तान के सिगरेट बड़े शौक से ज्यादा दाम खर्च करके खरीदते हैं। पाकिस्तान से ये सिगरेट आने जाने वाले लोग अपने साथ ले जाते हैं। फिर भी सिगरेट ही था। उसने खुद माचिस से मेरा सिगरेट सुलगाया। मैंने लंबा कश लगाकर कहा, बच्चा, तूने साधु संतों की सेवा की है, भगवान तेरा कल्याण करे। अब ये बता कि माता शेरावाली के शहर जम्मू जाने वाली गाड़ी कब आएगी? वो हाथ बांध कर बोला, महाराज, गाड़ी आधे घंटे बाद आएगी। गुरुजी, मैं भी माता शेरावाली के दर्शन को जा रहा हूँ।
मैंने उस आदमी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तू धन है, तेरे भाग धन है, माता शेरा वाली सबका कल्याण करती है। अब तू आराम से बैठ जा और मुझसे ज्यादा बात न कर। मैं शेरा वाली के ध्यान में जाता हूँ। और मैंने आंखें बंद कर ली, मगर इस तरह आंखें बंद की कि प्लेटफॉर्म का सारा मंजर देख रहा था। मुसाफिरों का काफी रश था। कुछ और साधु और जोगी भी वहाँ फिर रहे थे। उनके हाथों में तांबे के डोल और करमंडल थे। मेरे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। बस यही एक कमी रह गई थी। इतने में गाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी। जिस आदमी ने मेरे लिए सीट खाली की थी और मुझे सिगरेट भी लाकर दिए थे, बोला, महाराज गाड़ी आ गई है। मैंने बड़े सुकून के साथ आंखें पूरी खोलकर कहा, शेरा वाली की जय हो। मैंने सोचा ये आदमी आगे जाकर भी मेरे काम आ सकता है, इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मैंने कहा, बच्चा किसी डिब्बे में अपने लिए और हमारे लिए कोई अच्छी सी जगह बना करा, हम यहाँ बैठे हैं। रश अगर ज्यादा था तो गाड़ी के डिब्बे भी बहुत थे। मुसाफिर डिब्बों में घुसने लगे। प्लेटफॉर्म खाली होता गया। महाराज चलिए, मैंने आपकी सीट पर कपड़ा बिछा दिया है, चलो बच्चा। मैं उसके साथ चल पड़ा। ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी के दरमियानी डिब्बे में उसने खिड़की के पास मेरी जगह बनाई थी। वहाँ उसने कपड़ा बिछा दिया था। मैं वहाँ बैठ गया। डिब्बे में दूसरे मुसाफिर भी बैठे थे जो शक्ल सूरत से डोगरे पहाड़ी लग रहे थे। इनमें सिख भी जो शायद जालिंधर वगैरह जा रहे थे। वो आदमी मेरे पास ही बैठ गया। डिब्बे के दूसरे मुसाफिरों ने मुझे कोई ज्यादा अहमियत न दी। भारत में साधु आम फिरते हैं, साधु लोग वहाँ कोई उजूबा नहीं थे। मैंने उस आदमी के कंधे पर बड़ी मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा, बच्चा तेरा नाम क्या है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम मुकुंद लाल है। मैं जम्मू में अपने भाई गुरधारी लाल से मिलने जा रहा हूँ। वो मेरा बड़ा भाई है, जम्मू श्रीनगर जाने वाली बस का ड्राइवर है। मुकुंद लाल की उम्र 20-25 साल के करीब होगी, मगर वो कमजोर सा था और उम्र से ज्यादा कम उम्र लगता था। मैंने कहा, ठीक है बच्चा, हम तुमसे खुश हैं, आपकी कृपा है महाराज। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने खिड़की में से बाहर प्लेटफॉर्म पर देखा। मेरा मुंह रेल की इंजन की तरफ था। प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं कोई मुसाफिर नजर आता था। पुलिस के सिपाही ट्रेन के आगे गश्त लगाने लगे थे। राइफलें उन्होंने हाथों में पकड़ रखी थी। एक सिपाही आहिस्ता आहिस्ता गश्त लगाता मेरे करीब से भी गुजरा। वो सामने से आ रहा था। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे बड़े गौर से देखा। मैंने उसे बज़ाहिर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल में ख्याल किया कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो पीछे चला गया था। इंजन ने विसल दी, गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने दोबारा विसल दिया और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खिसकने लगी। मैंने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा। मैं उस सिपाही की जानिब से मुतमईन होना चाहता था जो मुझे घूर कर देखता हुआ गुजर गया था। वो ट्रेन से हटकर एक तरफ खड़ा दूसरे सिपाही से बातें कर रहा था। यूं ही मुझे उसके बारे में तशवीश लग गई थी कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। वो प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। मुझे इस किस्म के खतरात से बहरहाल गुजर कर ही जम्मू तवी पहुंचना था। ट्रेन रात के वक्त सफर करती रही। स्टेशन पर स्टेशन आकर गुजरते रहे। कहीं ट्रेन रुक जाती, कहीं किसी स्टेशन को छोड़ देती। मुकुंद लाल बराबर मेरी खिदमत में लगा हुआ था। जब रात काफी हो गई तो सीट पर से उठ खड़ा हुआ। बोला, महाराज आप सो जाएं, मैं इधर दरवाजे के पास जाकर बैठता हूँ। सोना तो बहुत दूर की बात थी, मैं एक लम्हे के लिए जागते में भी गाफिल नहीं हो सकता था। मैंने कहा, बच्चा हम साधु लोग जाग कर भी सो जाया करते हैं, हमें दुनिया वालों की नींद से कोई काम नहीं, तुम बेशक यहाँ बैठे रहो। मुझे नींद पर भी कंट्रोल हासिल था। यहाँ तो वैसे भी मैं सो नहीं सकता था और इस ख्याल के मारे भी नींद कोसों दूर थी कि किसी जगह मैं पहचान न लिया जाऊं। रात गुजर गई। ट्रेन का सफर जारी रहा। दोपहर के बाद गाड़ी जम्मू पहुंची तो मुकुंद लाल कहने लगा, महाराज मुझे भी माता शेरा वाली के दर्शनों को जाना है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। इस वक्त आप हमारे घर चलिए, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि इसका भाई जम्मू श्रीनगर की बस चलाता है, वहाँ से श्रीनगर जाने का महफूज बंदोबस्त हो सकता है। मैंने कहा, अच्छा बच्चा चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वो मुझे अपने साथ अपने भाई के घर ले गया। उसके भाई का घर जम्मू शहर के गुंजान मोहल्ले में था। भाई घर पर ही था। मुकुंद लाल ने अपने भाई से कहा, भैया जी साधु महाराज ने बड़ी कृपा की है जो मेरे साथ तुम्हारे घर आ गए हैं। गुरधारी लाल ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। उसकी बीवी और बच्चों ने भी मेरे पांव छुए। मेरी टहल सेवा शुरू हो गई। मैंने मुकुंद लाल के बड़े भाई से पूछा, गुरधारी लाल हम माता शेरा वाली के दर्शनों के बाद श्रीनगर जाएंगे, ये बताओ वहाँ लारी किस किस टाइम को जाती है? वो बोला, महाराज मैं सुबह सुबह खुद लारी लेकर श्रीनगर जाता हूँ, शाम के बाद कोई लारी नहीं जाती। मुझे माता शेरा वाली के दर्शनों को तो जाना ही था। मैंने कुछ सोचकर कहा, ठीक है हम कल सुबह तुम्हारे साथ ही श्रीनगर जाएंगे। पहले वहाँ अपने गुरुदेव के दर्शन करेंगे, उनके चरण छुएंगे, फिर उनकी आज्ञा लेकर माता जी के दर्शनों को जाएंगे। मुकुंद लाल मेरी तरफ मुंह खोले देख रहा था। मैंने उसे कहा, मुकुंद लाल हम श्रीनगर से वापसी पर तुम्हें भी साथ माता शेरा वाली के दर्शनों को ले चलते हैं। वो इतने में ही खुश हो गया। रात मैंने उन लोगों के यहाँ बसर की। वो मुझे बहुत कुछ खिलाते पिलाते रहे। बड़े आरामदेह बिस्तर पर 2 कंबल डाल दिए। जम्मू में रात को सर्दी हो जाती थी। दूसरे दिन मैं, मुकुंद लाल और गुरधारी लाल लारी अड्डे की तरफ चल पड़े। जिस मोहल्ले में उन लोगों का घर था वो जम्मू का हिंदू इलाका था। मंदिरों में आरती उतारने की घंटियों और कीर्तन की आवाजें आ रही थीं। एक साधु को गली में से गुजरते देखकर किसी ने कोई खास तवज्जो न की। मैं यही चाहता था। गुरधारी लाल ने मुझे अपनी लारी की अगली सीट पर बिठा दिया। मुकुंद लाल मेरे लिए अंगूर ले आया। अंगूर जम्मू श्रीनगर में बड़ा महंगा फल था। लारी श्रीनगर की तरफ चल पड़ी। सफर खैरियत से गुजर गया।
रास्ते में बानिहाल के मकाम पर रात भी बसर करनी पड़ी। बानिहाल की रात भी खैरियत से गुजर गई। साधुओं के बहरूप ने मुझे काफी फायदा पहुंचाया था। दूसरे दिन की सपहर को हम श्रीनगर में थे। मैं गुरधारी लाल से जुदा हो गया। अब मुझे कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद और कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह में पहुंचना था। ये कश्मीर की पहाड़ियों में जिस मकाम पर थी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यही समझ लें कि मैं इन पहाड़ियों में पहुंच गया। उस वक्त सूरज गुलमर्ग की पहाड़ियों पर झुकने लगा था। मैं 2 टीलों के दरमियान से गुजरकर एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ चश्मे के करीब से होता हुआ चीड़ के दरख्तों के झुंड में आ गया। वो चट्टानी टीला मेरे सामने था जिसके सुरंग या गार में कमांडो शेरवान का खुफिया हाइड आउट था। मैं अभी तक साधुओं के भेस में ही था। अचानक एक तरफ से 2 हुर्रियत परस्त स्टेन गन लिए निकल आए। स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ था। कौन हो, किधर जा रहे हो? दोनों हुर्रियत परस्त मुजाहिदों ने स्याह कपड़े से मुंह ढांप रखे थे। ये कोई नए मुजाहिद थे, वरना कमांडो शेरवान के गिरोह के सारे मुजाहिद मुझे जानते थे। मैंने कहा, मुझे कमांडो मुजाहिद शेरवान से मिलना है। दरख्तों में से 3 मजीद हुर्रियत परस्त मुजाहिद निकल आए। उन्होंने मुझे पकड़कर वहीं बिठा दिया और कश्मीरी में आपस में बातें करने लगे। मैंने कहा, दोस्तों, मैं शेरवान का दोस्त हूँ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। अगर कमांडो शेरवान हाइड आउट में मौजूद है तो उसे जाकर मेरा नाम बताओ। एक मुजाहिद चट्टानी टीले की तरफ गया। थोड़ी देर बाद वो इस तरह वापस आया कि स्टेन गन उसने सीने से लगा रखी थी और फौजियों की तरह चल रहा था। पीछे कमांडो शेरवान अपनी कमांडो वर्दी में मलबूस मुस्कुराता हुआ चला रहा था। उसने दूर ही से मुझे देखकर हाथ हिलाया। जिन मुजाहिदों ने मुझे अपनी हिरासत में ले रखा था वो पीछे हट गए। कमांडो शेरवान ने मुझे गले लगा लिया। मुझे तुम्हारे आने की इत्तला मिल गई थी। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। हुर्रियत परस्त लीडर कमांडो शेरवान की कमीनगाह में जो चट्टान की गार में थी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं छोड़कर गया था। जमीन पर सफ बिछी थी। दीवार के साथ तकिया लगा था। एक समावर और कुछ प्यालियां पड़ी थी। हम सफ पर बैठ गए। कमांडो शेरवान ने एक मुजाहिद से कश्मीरी चाय लाने को कहा। वो यस सर कहकर बाहर निकल गया। शेरवान कहने लगा, तुमने अच्छा किया कि इस हुलिया में सफर किया। तुम्हारी तस्वीर यहाँ के अखबारों में भी छप गई है। प्रोफेसर जमशेद ने मुझे वायरलेस पर तुम्हारे कश्मीर की तरफ आने और गुल खान के पकड़े जाने की खबर दी थी। तुमने द्वारका फोर्ट और भोपाल के करीब कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे और गोला बारूद के जखीरे को उड़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। ये चीजें हमारी तहरीक आजादी को तकवीत पहुंचाती हैं। मुझे राजस्थान वाले एटमी रिसर्च सेंटर की तबाही की खबर भी मिल गई थी। ये काम तुम्हारे जैसा आला तरबियत याफ्ता कमांडो ही कर सकता था। हम कश्मीर में भारतीय फौजी यूनिटों के वहशियाना मजालिम के बारे में बातें करने लगे। कमांडो शेरवान कहने लगा, आजादी एक दिन में हासिल नहीं हो जाती। इसके लिए कौमों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हमारी कश्मीरी कौम बेदार हो चुकी है। हमारी कौम का बच्चा बच्चा जिहाद में शरीक हो गया है। जब कौम में ये जज्बा पैदा हो जाता है तो उसकी मंजिल आजादी करीब आ जाती है। कश्मीरी मुजाहिद चाय ले आया, साथ बाकर खानियां भी थी। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, मेरा सबसे पहला मिशन अपने मास्टर स्पाई गुल खान को जम्मू के नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर से निकालना है। इस इंटेरोगेशन के बारे में मुझे भी मालूमात चाहिए थी। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? कमांडो शेरवान कहने लगा, ये इत्तला मुझको भी मिल गई है कि गुल खान को भारतीय इंटेलिजेंस जम्मू के नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर में ले गई है। मुझे खुद उसके बारे में बहुत तशवीश थी, मगर हम लोग अपने महाज पर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो। उस इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में मुझे ज्यादा तफसील मालूम नहीं। हमारे मुजाहिदीन जो पकड़े जाते हैं उन्हें श्रीनगर के इंटेरोगेशन सेंटर में ही रखा जाता है या फिर उन्हें कश्मीर से बाहर भारत के किसी दूसरे शहर में ले जाते हैं। मगर मैं तुम्हें मालूमात मुहैया कर सकता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटेरोगेशन सेंटर है और यहाँ रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के तजर्बेकार अफसर भी मौजूद होते हैं और यहाँ के टॉर्चर सेल में अजियत देने और तशद्दुद के जदीद आलात रखे गए हैं। तुम यहाँ आराम करो और मेरा ख्याल है अपना हुलिया तब्दील कर लो। मैं एक आदमी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो सारी मालूमात हासिल करके ले आएगा। मैंने कहा, दोस्त, आराम तो मैंने उसी वक्त अपने आप पर हराम कर लिया था जब मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत की गर्ज से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया था। तुम अपने आदमी को इंटेरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम करने के लिए जरूर भेजो, लेकिन मैं इतनी देर कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ना अपना फर्ज समझता हूँ। मैंने उसे पूछा कि आइंदा उनका क्या प्रोग्राम है और क्या वो किसी खास मिशन की तैयारी कर रहे हैं। कमांडो शेरवान बोला, कोई दिन खाली नहीं जाता जब हम किसी न किसी कमांडो मिशन पर नहीं जाते। हम तो मैदान जंग में बैठे हैं। भारतीय फौजी सारी वादी कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की होली खेल रहे हैं और हम जहां मौका मिलता है हर रोज उन्हें जहन्नम में पहुंचाते रहते हैं। आजकल डोगरा रेजिमेंट का एक ब्रिगेडियर श्रीनगर के फौजी हेडक्वार्टर में आया हुआ है। ये शख्स बनारस का बामन हिंदू है और मुसलमानों का जानी दुश्मन है। कश्मीर की वादी में मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन की कमान उसने संभाल रखी है। हर रोज उसकी हिदायत के मुताबिक श्रीनगर के आसपास के देहात और श्रीनगर शहर में मुसलमानों के घरों में तलाशी ली जाती है। खवातीन की बेइज्जती की जाती है। जहां जरा शक पड़ जाता है उसके घर के मर्दों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है और औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं। इस ब्रिगेडियर का नाम ब्रिगेडियर राम अवतार है। ये शख्स पिछले 1 माह से कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेल रहा है। हम उसके यूनिट के कई फौजियों को हलाक कर चुके हैं।
मगर उनकी जगह ताज़ा नफरी आ जाती है। अब हमने फैसला किया है कि मुद्दा ही खत्म किया जाए और ब्रिगेडियर राम अवतार को हलाक कर दिया जाए। ये शख्स इतना जालिम है कि जो मुजाहिद इसके शिकंजे में आ जाता है उस पर खुद तशद्दुद करता है और उन्हें बिजली के झटकों से शहीद कर देता है। कई मुजाहिदीन के इस भेड़िए ने अपने हाथ से गले काटे हैं। मैंने कहा, ऐसे दरिंदे को तो बहुत पहले हलाक कर देना चाहिए था। शेरवान कहने लगा, तुम तो जानते हो हम कई महाजों पर आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे मुकाबले में हमसे 10 गुना ज्यादा तादाद में बाकायदा पेशावर फौज है। दूसरे, ये ब्रिगेडियर हर वक्त अपने आगे पीछे कमांडो बॉडीगार्ड की पूरी प्लाटून रखता है। इसके बावजूद हमने इसका काम तमाम करने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा, तुम लोगों ने ऑपरेशन स्कीम किस तरह बनाई है? कमांडो शेरवान ने चमड़े के थैले में से श्रीनगर शहर का नक्शा निकालकर सफ पर फैला दिया। दीवार पर से लालटेन उतार कर करीब रख ली। हम दोनों नक्शे को गौर से देखते रहे। कमांडो शेरवान ने एक जगह उंगली रखकर कहा, ये डोगरा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर है और ये जहाँ स्याह निशान लगा है ये पार्क है। इस पार्क के ऊपर जो टीला है वहाँ ब्रिगेडियर राम अवतार का बंगला है। बंगले के गेट पर भी 24 घंटे फौजी पहरा देते हैं और बंगले के ऊपर टीले पर 3 मशीन गन पोस्टें हैं। यहाँ से हमारा अटैक कामयाब नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रोज सुबह 9 बजे फौजी गाड़ी की बजाय अपनी स्याह रंग की कार में बंगले से निकलकर हेडक्वार्टर को जाता है। उसकी गाड़ी के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। उसके आगे और पीछे एक एक जीप होती है जिसमें असलहा बरदार कमांडो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उस शख्स ने अपनी हिफाजत का इतना बंदोबस्त इसलिए किया है कि उसे मालूम है कि कश्मीरी हुर्रियत परस्त इसे हलाक करके अपने शहीद मुजाहिदों के खून का बदला भी लेना चाहते हैं और उसकी बर्बरियत से वादी कश्मीर को निजात भी दिलाना चाहते हैं। मैंने एक टेढ़ी लकीर नक्शे पर देखी। मैंने पूछा, ये लकीर क्या है? कमांडो शेरवान लकीर पर उंगली चलाते हुए बोला, ये वो रास्ता है जहाँ से गुजर कर ये दरिंदा ब्रिगेडियर अपने हेडक्वार्टर जाता है। हमें जो कुछ करना है इसी सड़क पर करना है। ना इसे उसके बंगले में जहन्नम रसीद कर सकते हैं और ना उस वक्त उस पर वार कर सकते हैं जब ये फौजी हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाता है। मैं गौर से नक्शे पर लगे हुए निशानों को देख रहा था। कमांडो शेरवान ने एक जगह उंगली रखी और कहा, ये एक मिशन अस्पताल की इमारत है। हमने कमांडो ऑपरेशन की जो स्कीम तैयार की है इसके मुताबिक हमारा एक मुजाहिद 2 रोज पहले झूठ मूठ किसी बीमारी का बहाना बनाकर इस अस्पताल में दाखिल हो जाएगा और जिस वक्त ब्रिगेडियर राम अवतार की गाड़ी अस्पताल से गुजरने वाली होगी तो हमारा मुजाहिद व्हील चेयर पर घुटनों पर कंबल डाले अस्पताल के बाहर बैठा होगा। कंबल के नीचे भरी हुई स्टेन गन होगी। दूसरा मुजाहिद अस्पताल से 100-200 कदम के फासले पर सड़क से हटकर एक जगह मजदूर के भेस में बैठा दरांती से घास काट रहा होगा। उसकी स्टेन गन पास ही झाड़ियों में छुपी हुई होगी। उसके अलावा उसके पास 3 हैंड ग्रेनेड भी होंगे। पहला मुजाहिद कार टायरों और पेट्रोल की टैंकी को निशाना बनाएगा। अगर निशाना चूक जाता है और गाड़ी आगे निकल जाती है तो दूसरा मुजाहिद जो घास काट रहा होगा वो स्टेन गन के ब्रस्ट फायर करेगा और साथ ही दस्ती बम भी फेंक देगा। हम सिर्फ 2 जगहों से ही अटैक कर सकते हैं। हम वहाँ ज्यादा नफरी भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इर्द गिर्द फौजी यूनिटों की पोस्टें फैली हुई हैं। हमारे मुजाहिद घेरे में आकर हलाक हो सकते हैं। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, अगर फर्ज कर लिया इसके बावजूद ब्रिगेडियर बच जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? वो बोला, 2 हमलों से उसका बचना मुश्किल होगा। ग्रेनेड उसकी गाड़ी को उड़ा देंगे, लेकिन अगर फिर भी वो जिंदा रहा या जख्मी हो गया तो फिर हम उसे हलाक करने की कोई दूसरी स्कीम तैयार करेंगे। ये बात भी हमें पेश नजर रखनी है कि ब्रिगेडियर राम अवतार जिस वक्त अपने बंगले से हेडक्वार्टर जाता है तो सारे रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर मुसल्लह भारतीय फौजी तैनात होते हैं और फिर उसके बॉडीगार्ड जरा सा शक पड़ने पर फायर खोल सकते हैं। मैंने कुछ लम्हे गौर करने के बाद कहा, शेरवान दोस्त, मेरे ख्याल में इस स्कीम में कई एक खामियां हैं। इसका कामयाब होना यकीनी नहीं है। मेरे हिसाब के मुताबिक जहां इस हिंदू भेड़िए ब्रिगेडियर पर दस्ती बम फेंके जाएंगे वहां सामने की जानिब हमारे मजदूर 2 कमांडोज दस्ती बमों और स्टेन गनों के साथ मौजूद होने चाहिए ताकि ठीक उस वक्त वो भी फायर खोल दें और फायर खोलकर सबसे पहले अगली जीप के बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दें। कमांडो शेरवान कहने लगा, सामने की जानिब टीले की ढलान है और वहां ऊपर मशीन गनों की पोस्टें हैं। वहां जाना अपने आप को बेफायदा मौत के हवाले करना है। तब मैंने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला, उसमें से धमाका खेज महलूल की शीशी निकाल कर कमांडो शेरवान को दिखाई और उसे उसके सारे हलाकत खेज खवास समझाए। वो इस बारे में पहले से जानता था मगर उसने धमाका खेज टेबलेट देखी थी। शीशी को लालटेन के सामने रखकर उसने हिलाया। उसके अंदर पानी की तरह का धमाका खेज मवाद आधा रह गया था। मैंने कहा, इसका सिर्फ एक कतरा अगर उस मुस्लिम दुश्मन ब्रिगेडियर राम अवतार के मैदे में किसी तरह पहुंचा दिया जाए तो उसके जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने 4 आदमियों को इस महलूल का एक एक कतरा पी लेने के बाद धमाके से उड़ते देखा है। कमांडो शेरवान ने शीशी सफ पर रख दी और बोला, इसका मतलब है कि हमें सारी स्कीम बदलनी होगी, कोई नया मंसूबा बनाना होगा। मैंने उसके ख्याल की तायद करते हुए कहा, इस मंसूबे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ब्रिगेडियर की मौत और वो भी अजियतनाक मौत यकीनी होगी। तुम्हारी जो पहली स्कीम है उसमें 2 अंदेशे हैं। पहला ये कि हो सकता है कि स्टेन गन के फायर चलती गाड़ी के पहियों या पेट्रोल की टंकी पर न लगें। दूसरी बात यह है कि ब्रिगेडियर की गाड़ी पर पहले फायर के साथ ही
उसके बॉडीगार्ड अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे और फिर व्हील चेयर पर बैठे हुए और घास काटते हुए हमारे मुजाहिदों में से कोई भी सलामत नहीं रहेगा। मैंने जो स्कीम तजवीज की है, इससे हमारे किसी मुजाहिद की जान को खतरा नहीं होगा और ब्रिगेडियर की मौत भी यकीनी होगी, बशर्ते के इस शीशी में से महलूल का एक कतरा ब्रिगेडियर पी ले। ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होगी। मैंने कहा, ये घंटी मैं बांधूंगा। कमांडो शेरवान मेरी तरफ कुछ देर खामोशी से तकता रहा, फिर शीशी को उठाते हुए बोला, तुम ये काम कैसे करोगे? क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? मैंने अपने साधुओं वाले लंबे बालों की विग पर हाथ फेरते हुए कहा, ये हुलिया यहाँ भी काम आ सकता है। यानी? कमांडो शेरवान ने इस्तफसार किया। मैंने कहा, मुझे सोचने के लिए आज की रात दे दो, अभी मेरे जहन में मंसूबे की शक्ल वाजे नहीं हुई। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए श्रीनगर शहर का नक्शा लपेटकर थैले में डाल लिया और चाय की चैनक पर हाथ रखकर बोला, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। उसने अपने आदमी को आवाज देकर बुलाया और उसे कहा कि चाय को गर्म करके ले आए। मैंने शेरवान से कहा, मैं चाहता हूं कि इस दौरान तुम अपने आदमी को जम्मू की तरफ रवाना कर दो, ताकि वो नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में जितनी भी तफसीलात मुयस्सर आ सकती हैं लाकर मुझे दे दे। कमांडो शेरवान पहलू बदलते हुए बोला, इसकी तुम फिक्र न करो। जम्मू शहर में हमारा एक ऐसा आदमी मौजूद है जो मेरे भेजे हुए आदमी को पूरी तफसील बता देगा। अब तुम ऐसा करो कि मुंह हाथ धोकर चेहरे पर मली हुई राख साफ करो और विग भी बेशक उतार कर दीवार पर लटका दो। कपड़े बदलने हैं तो तुम्हें दूसरे कपड़े मिल जाएंगे। मैंने कहा, विग उतारूंगा, मुंह हाथ धो लूंगा, बाकी लिबास अभी यही रहने दो, हो सकता है मुझे इसके आगे चलकर जरूरत पड़े। बहरहाल मैं तुम्हें आज रात सोचकर बताऊंगा कि ब्रिगेडियर राम अवतार को मौत के फरिश्ते के हवाले करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने सर पर लगी हुई लंबे बालों की विग उतार कर दीवार की कील के साथ लटका दी। हाइड आउट की सुरंग से बाहर आकर साथ ही बहते छोटे से चश्मे से मुंह हाथ धोया। कमांडो शेरवान कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे दो मुजाहिदीन के पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। मैं मुंह हाथ धोकर उसके पास गया तो शेरवान ने मेरा उन मुजाहिदीन से तारुफ कराया। उनमें एक नौजवान और खूबसूरत मुजाहिद का नाम कमरुद्दीन बट था। मैंने शेरवान से पहले हुर्रियत पसंदों के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उनमें से अक्सर कमांडो ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। कमरुद्दीन बट ने सर पर सब्ज रुमाल बांधा हुआ था, रंग गोरा और नक्श तीखे थे, आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक थी। रात को हमने सुरंग के अंदर ही बैठकर खाना खाया। कमरुद्दीन बट भी हमारे साथ ही था। कमांडो शेरवान ने कहा कि कमरुद्दीन बट नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जम्मू जा रहा है। मैंने कमरुद्दीन बट से कहा, दोस्त वहां से ये जरूर मालूम करने की कोशिश करना कि रात के वक्त इंटेरोगेशन सेंटर के आसपास ड्यूटी पहरे का क्या इंतजाम होता है। कमरुद्दीन बट ने मुस्कुराते हुए कहा, इंशाल्लाह आपको एक एक तफसील मिल जाएगी। खाने के बाद कमरुद्दीन बट बाहर चला गया। मैं और कमांडो शेरवान कुछ देर बैठे ब्रिगेडियर राम अवतार को ठिकाने लगाने के प्रोग्राम के बारे में बातें करने लगे। मैंने कहा, रात को तो मैं गौर करूंगा ही, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ब्रिगेडियर राम अवतार अपनी शामें कहाँ गुजारता है और क्या वो पीने पिलाने वाला फौजी अफसर है? शेरवान कहने लगा, वो पीने पिलाने वाला आदमी है। उसकी शामें श्रीनगर फौजी हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स मेस में ही गुजरती हैं। उसके साथ रोज के पीने पिलाने वाले 3-4 फौजी अफसर होते हैं और वो फौजी मेस में ही रात के 10-11 बजे तक बैठे मैनोशी करते हैं और फिर वहीं खाना खाकर अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। क्या ब्रिगेडियर शादीशुदा है? शादीशुदा है, मगर उसके बीवी बच्चे बनारस में रहते हैं। यहाँ वो बंगले में अकेला रहता है। मैंने पूछा, जरूर उसकी औरतें भी दोस्त होंगी। इस किस्म का आदमी दूसरे अफसरों की बीवियों से भी ताल्लुकात कायम कर लेता है। भारतीय फौजी अफसरों में मैंने ये बात आम तौर पर देखी है। कमांडो शेरवान कहने लगा, इस बारे में मैं पता करके बता सकता हूँ। ठीक है, मैं अब सोने जाता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा सोने का बंदोबस्त उसी पुराने लकड़ी के डिब्बा नुमा कमरे में किया होगा। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है। सुरंग के धाने के बाएं जानिब दरख्तों में जहाँ चश्मा बहता था, झाड़ियों के पीछे लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। पहले भी मैं उसी जगह रातें बसर करता था। अब भी मेरा बिस्तर वहीं लगा दिया गया था। मैं रात को वहां जाकर लेट गया। गर्मियों की आमद थी। कश्मीर की वादी में रातें बड़ी खुशगवार हो गई थी। कुछ देर तक बिस्तर पर लेटा मैं ब्रिगेडियर राम अवतार को ठिकाने लगाने की तरकीबों पर गौर करता रहा। अभी तक कोई मंसूबा हतमी शक्ल में वाजे होकर मेरे जहन में नहीं आ रहा था। मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह की नमाज हम सब मुजाहिदीन ने दरख्तों के नीचे इकट्ठी पढ़ी। शेरवान कहने लगा, दोस्त एक बात अपने जहन में जरूर रखना कि जम्मू कश्मीर के बाज अखबारों में भी पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से तुम्हारी तस्वीर शाया हो चुकी है। हम सुरंग के बाहर चीड़ के दरख्तों के नीचे बैठे चाय पी रहे थे। मैंने कहा, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने सर के और दाढ़ी मूछों के बाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। विग किसी वक्त भी मुझे किसी मुसीबत में फंसा सकती है। अच्छा फैसला किया है, मगर उस वक्त तक तुम्हें विग लगाए बगैर बाहर नहीं जाना होगा। मैं अगर गया भी तो साधुओं वाले हुलिये में ही जाऊंगा। सारा दिन शेरवान की खुफिया कमीनगाह में अपने नए कमांडो मिशन के बारे में बातें करते गुजर गया।
कमरुद्दीन बट मुंह अंधेरे किसी वक्त नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर के बारे में सुराग रसानी करने जम्मू की तरफ निकल गया था। कमांडो शेरवान ने अपने एक खास आदमी को ब्रिगेडियर राम अवतार के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने के लिए भी श्रीनगर शहर की तरफ रवाना कर दिया था। ये आदमी शाम को वापस आया। ब्रिगेडियर राम अवतार के बारे में जो मालूमात फराहम करके लाया, उनके मुताबिक ब्रिगेडियर राम अवतार अपनी कोठी में एक अर्दली और 3 मुलाजिमों के साथ बिल्कुल अकेला रहता था। वो अपनी ड्यूटी का सख्त पाबंद था। सिवाय हफ्ते की रात के उसकी तमाम शामें फौजी मेस में अपने 2-3 फौजी अफसर दोस्तों के साथ पीने पिलाने में गुजरती थी। वो फौजी मेस की अकबी बालकनी में शराब की महफिल सजाते थे। फौजी मेस में एक भी मुलाजिम मुसलमान नहीं था। किसी मुसलमान को फौजी मेस के बार रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। छोटा मोटा सामान खुर्दोनोश सप्लाई करने वाले देहाती कश्मीरी मुसलमानों को फौजी मेस के गेट से अंदर नहीं जाने दिया जाता था। शाम को स्कॉच विस्की के सिर्फ 4 डबल पैक पीता था। चूंकि कश्मीर में उनके लिए हालात मखदूश थे, इसलिए सिर्फ एक सिख बैरा भूपिंदर सिंह ब्रिगेडियर और उसके फौजी अफसर दोस्तों के लिए शराब लेकर बैल्कनी में जाता था। इसलिए सिर्फ एक सिख बैरा भूपिंदर सिंह ब्रिगेडियर और उसके फौजी अफसर दोस्तों के लिए शराब लेकर बैल्कनी में जाता था। ये सिख बैरा ब्रिगेडियर का खास बैरा था और वो हमेशा सर्विस में उसके साथ रहता था। ये भी मालूम हुआ कि ब्रिगेडियर की ये आदत है कि वो सुबह को उठकर हैंगओवर को दूर करने के लिए विस्की का 1 पैक जरूर पीता है। उसके बाद नाश्ता करता है। इस मकसद के लिए विस्की की एक बोतल उसके बेडरूम की अलमारी में हर वक्त मौजूद रहती है। एक बोतल खत्म हो जाती है तो उसकी जगह दूसरी बोतल आ जाती है। अपने आदमी ने यह भी मालूम किया कि उसकी कोठी में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं और कमांडो शेरवान अपने आदमी के पास ही बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आ गया। मैंने अपने आदमी से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि पीने पिलाने वाला फौजी अफसर घर से दूर भी हो और फिर अकेला भी रहे? क्या उसके किसी हिंदू सिख औरत से ताल्लुकात नहीं? क्या वो खुद कभी किसी औरत के पास नहीं जाता? वो आदमी कहने लगा, ये मैं आपको कल पता करके बताऊंगा। बात वहीं खत्म हो गई। अपना आदमी चला गया। शेरवान कहने लगा, अगर उसके किसी औरत से ताल्लुकात भी होंगे तो तुम्हें इससे क्या हासिल हो जाएगा? मैंने हंसकर कहा, कमांडो शेरवान, तुम एक पाकबाज मुजाहिद कमांडो हो। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं इतना जानता हूँ कि औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वो कहीं मार नहीं खाता, मगर औरत से मार खा जाता है। बाकी मैं तुम्हें अपने आदमी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद बताऊंगा। कमांडो शेरवान ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, शेरवान, एक बात अभी तक तय है कि हम फौजी मेस में ब्रिगेडियर की हलाकत की कमांडो कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके खास बैरे भूपिंदर सिंह को भी इतनी जल्दी अपने साथ नहीं मिला सकते। वहाँ हम कोई बम भी प्लांट नहीं कर सकते। तुमने खुद मुझे बताया था कि फौजी मेस के बाहर पूरी फौजी प्लेटून पहरे पर मौजूद रहती है और फिर ये कोई इतना बड़ा मिशन भी नहीं है। अगर यहाँ गोला बारूद और असलहे का जखीरा उड़ाना होता तो हम हर किस्म का खतरा मोल लेकर उसे उड़ा भी सकते थे। सिर्फ एक आदमी को हलाक करना है जो हमारे काबू में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में एक मंसूबा आ गया। अपने सुराग रसां को मतलूबा सुराग रसानी करके आ लेने दो। दूसरी ये बात भी हमें कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम सिर्फ एक आदमी को हलाक करने की कोशिश में अपने मुजाहिदीन की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे इस कमीने ब्रिगेडियर राम अवतार के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ।